सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा का इतिहास का प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति उसका भाग नंबर 3 कर रहे हैं और इसमें अभी हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। क्रांति के बाद भी वहाँ पर शांति स्थापना नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर आने वाले वर्ष भी तनावपूर्ण बने रहे। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्शिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी वॉलंटियर्स सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ये मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर जाते हुए या कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। क्लब के नाम, इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। इन क्लबों में सबसे सफल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे, और उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। जो जैकोबिन थे, उनके एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज का जो फैशन परस्त वर्ग था, तबका था, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस या घुटन्ना, जैसे आजकल कैफरी पहनते हैं, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस मीन छोटा कपड़ा या घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को बोलते हैं कॉन्वेंट। चित्र नंबर 10 में देखते हैं नानीन वाले लिबर्टी का। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके, एग्जीबिशन में प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, मीन्स नारी आकृति स्वतंत्रता की प्रतीक है। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला, क्योंकि ये लंबी पतलून पहनते थे, धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो आज़ादी की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई।
10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, पहले 25 साल उम्र निर्धारित की गई थी और केवल अमीर पुरुषों को, लेकिन अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वो उनके पास संपत्ति है या नहीं है, को वोट को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। नवनिर्वाचित जो असेंबली चुनी गई उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब व कैसे गणतंत्र बने हैं। जैसे भारत। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही उसकी रानी जो मैरी एंटोइनेट थी उसका भी वही असर हुआ, उसे भी फांसी दी गई। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। आतंक का राज, अब लुई 16वें को फांसी दे दी गई लेकिन फ्रांस में शांति स्थापित नहीं हुई। में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा, क्योंकि न्यायालय होता है, उसमें क्रांतिकारी न्यायालय यदि हम स्थापित करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं न्याय के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर, गिलोटिन एक लटकते हुए आरे वाली मशीन थी, चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, काट दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। स्वतंत्रता क्या है? 2 परस्पर विरोधी विचार है स्वतंत्रता के बारे में। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसामोलेंस ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंकराज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। क्या लिखा था उसने? कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके 10 सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ले मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंतता और अन्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली
क्षमता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन मीन्स नागरिक और सितोयेन मीन्स नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, मीन्स त्रस्त हो गए, डर गए और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ये चित्र नंबर 11 में हम देख रहे हैं। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। अब कहता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। दोबारा फिर वही किया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, 2 का। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका मीन्स डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, क्योंकि पीछे उन्होंने उसका नतीजा देख लिया था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये चित्र में हम देख सकते हैं। ये महिलाएं वर्साई की ओर कूच करती हुई पेरिस की औरतें हैं, वर्साई राजमहल की तरफ जा रही है। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुनाव के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को
स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों का ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया, दोनों को उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने वाले कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। और यह है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793। इसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। देखिए, पहले वाला था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, अब है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब स्त्रोत 6 में हम पढ़ रहे हैं कि ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार। अब ऊपर पुरुषों के बारे में था, यहाँ पर औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करना और ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, न कि राजा में, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, न कि थोपा गया। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। यह आप चित्र में देख रहे हैं, बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं बहुत ही बुरी स्थिति में है। स्त्रोत जय में सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया था। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें सतन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? तो ये देखिए, इसकी सोच है। जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत क्या विचार है ये।